हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपके लिए आज एक प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर के आए हैं जो भारत के उस प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, उस प्राचीन इतिहास की गवाह है, जो हम कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। हमें वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। पर मैं आपके लिए ये जो क्लास लेकर के आया हूँ, इस क्लास के अंदर आज हम उस प्राचीन भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक रूप से प्रथम राजवंश माना जाता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हर्यक राजवंश की, जिसे हम हरियन का डायनेस्टी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो राजवंश था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसके जो शासक थे, उनके बारे में आज हम पूरी इस क्लास के अंदर जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उस इस पूरी डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डायनेस्टी थी, ये किस तरीके से इसका विस्तार हुआ, कहाँ पर ये राजवंश था, इसका विस्तार हुआ और इसके शासकों के क्या नाम थे और अंतिम शासक इसमें कौन रहे। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हर्यक राजवंश 544 से 413 ईसा पूर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो राजवंश है, ये ईसा पूर्व 544 से 413 तक ये राजवंश रहा था। इसका एक महत्वपूर्ण एक स्थान है। ये मगध साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजवंश था। मगध जो साम्राज्य था, जिसके अंदर अगर आज हम देखें तो पटना है और आपका गया का कुछ क्षेत्र है, तो ये क्या था, पूरा मगध साम्राज्य था। ठीक है। आज के अगर हम बिहार को देखें तो बिहार में पटना और गया जो है, ये पूरा जो मगध साम्राज्य था, ये पूरा फैला हुआ था यहाँ पर। प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद हैं, उनमें से एक था ये। ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजवंश था, जिसने भारत में एक विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश के प्रमुख शासकों बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने अपने रणनीतिक कौशल और विजय अभियानों से मगध को महाशक्ति बनाया। देखिए, इसका इनके जो ये साम्राज्य है, ये जो हर्यक राजवंश है, पहला जो इसमें शासक था वो बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। इन्होंने क्या करा, अपने रणनीतिक कौशल से इस साम्राज्य को विस्तार करने का बहुत ज्यादा प्रयत्न करा और इसका विस्तार भी किया। आगे हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हर्यक राजवंश के बारे में। हरियम का डायनेस्टी, एक विस्तृत परिचय हम इसका पहले ले लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे, जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बनकर उभरा। हम जब भी जितने भी साम्राज्यों को देखते हैं तो मगध का नाम हम कभी भी उसमें से हटा नहीं सकते। या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें और मगध साम्राज्य का नाम उसमें ना आए। बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने मगध से ही पूरे मतलब कि उस एरिया पर और पूरे संपूर्ण भारत पे भी पूरी तरीके से शासन किया है। हर्यक वंश के शासकों ने न केवल मगध की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि शासन, प्रशासन, स्थायी सेना और कूटनीति के नए मानक भी स्थापित किए। आइए इस वंश के उत्थान, प्रमुख शासकों, सामाजिक स्थिति और इसके पतन का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हम देखें इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इसके शासकों के बारे में, सामाजिक स्थिति और इसके पतन का जो विस्तार है, ये किस प्रकार हुआ, उसको अब हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। अभी देखिए, हम जो ये क्लासेस रेडी कर रहे हैं आपके लिए, ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम आपके लिए क्लासेस रेडी करेंगे। जितनी भी डायनेस्टी रही है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर भारत की, उन सारी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये पहली अपनी क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको और भी किसी विषय पर, इतिहास के अगर कोई भी क्लास चाहिए, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम उसकी क्लास भी रेडी करेंगे आपके लिए। या अगर पॉलिटिकल साइंस के विषय पर आप कुछ जानना चाहें, या मान लीजिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर कुछ जानना चाहें, तो उसके लिए आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम उसके ऊपर भी क्लास रेडी करेंगे डेफिनेटली। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। 544 से 492 ईसा पूर्व साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो बिंबिसार थे, ये कौन थे? हर्यक राजवंश के ये संस्थापक थे। बिंबिसार को हर्यक वंश और मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने मात्र 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली थी। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से दोहरी नीति अपनाई: कूटनीतिक, वैवाहिक संबंध और सैन्य विजय। एक तो इनके पास जो तरीका था, ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार का, मगध साम्राज्य के विस्तार का, वो तरीका था। एक तो सैन्य विजय था और दूसरा क्या था? वैवाहिक संबंध था। ये दो तरीके के इन्होंने, मतलब के अपनी कूटनीति के अंदर ये दो तरीके इन्होंने अपनाए थे, जिससे इन्होंने मगध साम्राज्य का और हर्यक राजवंश का क्या करा? विस्तार किया था। पहले देखिए,
आज हमें हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा बताया जाता हो या पढ़ाया जाता हो कि भाई अ, कि ये जो लड़ाइयाँ थी ये धार्मिक तौर पर थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले कोई भी धार्मिक तौर पर कोई भी एक शासक दूसरे शासक के साथ युद्ध नहीं करता था। जो भी शासन करना होता था उन्हें या जो भी योद्धा, जो भी शासक अगर युद्ध करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साम्राज्य विस्तार के लिए करता था। चाहे उसमें महाराणा प्रताप हो, चाहे उसके अंदर अकबर द ग्रेट हो, ठीक है? तो उन दोनों का ही अगर कोई भी युद्ध हुआ है तो वो सिर्फ़ अगर अकबर ने अगर कोई युद्ध करे तो वो इस्लाम के विस्तार के लिए नहीं करे, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करे। इसी तरीके से अगर महाराणा प्रताप ने युद्ध करे हैं तो उन्होंने भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करे और उन्होंने भी ये कूटनीतियाँ करी हैं कि जो संबंध हैं, उन्होंने जो विवाह करे वो मुस्लिम्स में भी करे, हिंदुओं में भी करे या राजपूत में भी करे हैं, ठीक है? तो ये जो कूटनीति थी ये शासक करने के लिए थी, ये एक तरीके से शासन बढ़ाने के लिए थी। ये कूटनीति इसलिए नहीं थी कि हम भाई इसको नीचा दिखाएँगे शादी करके, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी बीवियों का बहुत सम्मान करा है, चाहे उसमें अकबर हो, चाहे उसमें महाराणा प्रताप हो, ठीक है? आगे देखते हैं अब हम इसको वैवाहिक नीति। देखिए सबसे पहले वैवाहिक नीति आई। बिंबिसार ने शक्तिशाली राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन किए। उसने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे काशी का क्षेत्र दहेज में मिला, जिससे उसे भारी राजस्व की प्राप्ति हुई। अब देखिए ये इन्होंने कूटनीति करी, जो प्रसेनजीत हैं, इनकी बहन महाकोशला से विवाह किया, ठीक है? तो क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप उन्हें काशी का क्षेत्र जो था वो दहेज में मिला, जिससे क्या हुआ उनके राजस्व जो था, जो उनका टैक्स था उसमें क्या हुआ इजाफा हुआ उसके अंदर। इसके अलावा उसने लिच्छवी गणराज्य वैशाली की राजकुमारी चेलना और पंजाब के मध्र कुल की राजकुमारी श्रेमा से भी विवाह किया। इन संबंधों ने मगध की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। आप देखिए ये यहाँ पर इन्होंने इतनी शादियाँ क्यों करी? कि ये कोई मतलब कि इनकी क्या ज़्यादा शादियाँ करना कोई दूसरी कोई स्ट्रैटेजी थी? नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि भाई मेरी एक तो मित्रता रहे पड़ोसी राज्यों के साथ में, दूसरा क्या है कि भाई मेरा मतलब कि एक कनेक्ट होना चाहिए, है ना? लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है? ताकि मुझे एक तरीके से वहाँ से टैक्स भी मिले, तो ये इनको फ़ायदा हुआ। ये होती है एक कूटनीतिक राजनीति, इसको हम कह सकते हैं। मैं पूछ रहा था वोटर आईडी कार्ड आया मापी का? अभी नहीं आया? चेक करा था वही उसी पे जो सीरियल नंबर है ऑनलाइन निकाल दो उसी का। चेक करना हूँ मैं, शाम में चेक कर लूँगा, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारे पास इसको हम देख सकते हैं, ये वजह जो होती है ना, देखिए कूटनीति वजह होती है। अगर इन्होंने अ, अपने इतिहास में ये कदम उठाए तो इसके पीछे इनकी कूटनीति है और कोई स्वार्थ नहीं है इनका। इनकी कूटनीति है कि इससे क्या है कि साम्राज्य विस्तार होगा और जो पड़ोसी राज्य है उनसे मित्रता बनेगी हमारी। संबंध होंगे तो मित्रता भी होगी। दूसरा क्या था इसमें विजय अभियान। उसमें अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया। अंग के मिलने से मगध का व्यापारिक मार्ग, उत्तरी मार्ग और बंदरगाहों तक पहुंच आसान हो गई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। देखिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भाई देखिए जहां पर अगर कोई संबंध वैसे नहीं बन सकता है या मित्रता नहीं हो सकती है, वहां पर क्या करना पड़ेगा? विजय अभियान चलाना पड़ेगा। वहां पर युद्ध होंगे, वहां पर हमले भी होंगे, है ना? तभी तो उन जगहों को अपने अंडर किया जाएगा और वहां से बिजनेस जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये एक वजह थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं प्रशासन और धर्म, बिंबिसार के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। वह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों का समर्थन किया। उसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है? राजगीर ये एक जगह थी उस टाइम पे मगध साम्राज्य के अंदर, जिसको उसने क्या करा अपनी राजधानी बनाया। और बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, है ना? इन्होंने गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों का समर्थन किया था उस समय पर, ठीक है? उसी समय पर ये जो बौद्ध धर्म है ये फैलना और बढ़ना चालू भी हुआ था। आगे देख लेते हैं अब हम अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। 492 से 460 ईसा पूर्व आक्रामक विस्तारवादी। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जो अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। बौद्ध और जैन धर्मों के अनुसार वह सत्ता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और उसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर मार डाला। अजातशत्रु की ये स्टोरी है ना? जरूरी नहीं है कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब ही एक तरीके से वो निकले, क्रूर दिखाया जाए। इन्होंने भी मतलब कि देखो सत्ता पाने के लिए हर इंसान पहले यही करता था, ठीक है? सत्ता उस टाइम पे ऐसी थी, सत्ता ही सब कुछ थी, है ना? तो चाहे उसके लिए सगे बाप का खून बहाना पड़े,
चाहे सगे भाई का खून बहाना पड़े या किसी का भी खून बहाना पड़े, लोग इसमें कतराते नहीं थे। जो शासक होते थे, जो चाहते थे कि भाई ये ताकत हमारे हाथ में रहे, पावर सिर्फ मेरे हाथ में रहे, वो इन चीजों से नहीं घबराते थे, ना डरते थे। और उस टाइम पे इन चीजों को इतना बुरा माना भी नहीं जाता था उस समय पर, है ना। आज हम पढ़ेंगे तो सोचेंगे यार बताओ, बाप को उनने बंदी बनाकर मार डाला। पर लेकिन उस समय पर क्या था, उस समय पर भाई शासन करना जरूरी था। उस समय की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग हो सकती है ना। जो उस समय पर उनको जरूरी लगा वो उन्होंने कदम उठाए, है ना। जिस तरीके से अजातशत्रु ने क्या करा, अपने पिता को बिंबिसार को ही बंदी बनाकर मार डाला सत्ता पाने के लिए, है ना। इसके बाद हम सैन्य सफलताओं को पढ़ते हैं। उसने अपने मामा प्रसन्नजीत कौशल नरेश को युद्ध में हराया, जिसके बाद एक संधि के तहत प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। उसने लिच्छवियों के शक्तिशाली गणराज्य को लंबे युद्ध के बाद पराजित किया और मगध में मिला दिया। इस युद्ध में उसने रक मूसल, जिसमें गदा लगी हो, और शिलाकंटक बड़े पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र जैसे अद्वितीय हथियारों का प्रयोग किया। बताओ उस समय पर इन्होंने क्या करा, जैसे बड़े पत्थरों को फेंकने वाला एक यंत्र बनाया था अजातशत्रु ने। वो क्या था, एक हथियार था जो कि उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत करता था। दूसरा हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं कि उसने अपने जो मामा थे प्रसन्नजीत कौशल नरेश, उनकी ही बेटी से शादी करी थी, मतलब मामा की लड़की से उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। पर ये इसमें कुछ बुराई मैं आपको नहीं बता रहा हूं, पर ये सिर्फ ये इतिहास का एक भाग है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखो, जब इंसान को कूटनीति करनी होती थी, या कोई अगर मान लीजिए किसी तरीके से उनको अ, किसी भी चीज को पाना होता था, तो उसके लिए उनको कदम उठाने पड़ते थे इस तरीके के। ये इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है कि भाई जो समय की जो डिमांड है, जो उस समय की जो रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करना ही पड़ता था। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं राजधानी और किलेबंदी। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजगीर, गिरिव्रज के आसपास के क्षेत्रों की किलेबंदी की। प्रथम बौद्ध संगीति। उसके शासनकाल का एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू यह है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के संरक्षण में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। एक तरीके से यह आयोजन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, इसको कह सकते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इसके लिए भी क्लास चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति क्या था, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर देना, हम इसके ऊपर भी क्लास रेडी करेंगे आपके लिए, ठीक है। और भगवान बुद्ध के बारे में भी हम क्लास रेडी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। उसके बाद जो आता है, ठीक है, थर्ड जो शासक होता है इस डायनेस्टी का, हरियमता डायनेस्टी का, उसका नाम है उदयीन, ठीक है। 460 से 444 ईसा पूर्व तक, जिसने क्या करा, पाटलिपुत्र की स्थापना करी। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन, उदयगिद्र, उदय भद्र मगध का शासक बना। भारतीय इतिहास में उसका सबसे बड़ा योगदान पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना नगर की स्थापना था। यानी कि आधुनिक जो पटना है, इसकी जो स्थापना है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, उदयन ने इसकी स्थापना करी थी। गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित और महत्वपूर्ण था। उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। उसने क्या करा, जो राजगीर थी सबसे पहले जो मतलब की राजधानी थी, जो उसके दादा बिम्बिसार और उसके पिता अजातशत्रु ने जो राजधानी रखी थी राजगीर, उसको क्या करा, उसने पाटलिपुत्र में स्थापित कर चेंज कर दिया, स्थानांतरित कर दिया कि भाई अब से जो होगी राजधानी, मगध की राजधानी कौन सी होगी, पाटलिपुत्र होगी, ठीक है। तो ये रहा इनके अंदर। अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के अंतिम शासक और पतन के बारे में। उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंद और नाग दशक हर्यक वंश के अंतिम शासक बने। बाद के शासक अयोग्य और विलासी थे। जनता उनके कुशासन से असंतुष्ट थी। अंततः हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को उसके ही अमात्य प्रधानमंत्री मंत्री शिशुनाग द्वारा 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया गया। इसके साथ ही हर्यक वंश का अंत हो गया और मगध की सत्ता पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ा इस हर्यक वंश के बारे में। अब देखिए इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे पुत्र ने पिता को एक तरीके से वो बनाया, बंदी बनाया, है ना, और बंदी बना करके मार डाला। जिसमें हम देखते हैं कि भाई जो ये थे बिम्बिसार का जो पुत्र था, है ना, अजातशत्रु, उनने अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करा। या इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई बिम्बिसार ने क्या करा था, अपने मतलब के मामा की भी लड़की से शादी करी थी। तो ये जितने भी स्टेप हैं, ये जितनी भी चीजें हैं,
ये उस समय पर जरूरी थी, रिक्वायर थी उस समय पर। इस वजह से ही इन्होंने ये कूटनीति के तहत ये सारे कदम उठाए थे। उसके बाद हमने इनका पतन भी देखा, क्योंकि भाई ये जो बाकी जो शासक आए उदयन के बाद में, ये ज्यादातर शासक कैसे थे, विलासी थे और अयोग्य थे, जिसकी वजह से इनके ही जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या करा कि जो आखिरी जो इनका शासक था, मतलब कि इनकी ही उसमें से कह सकते हैं हम कि इनके ही राजवंश में जो था शासक, उसको क्या करा प्रधानमंत्री ने, अपने उसको पद से ही हटा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में मगध की सत्ता पर कौन आए, शिशुनाग वंश आए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इस शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, क्लास से आपको अगर फायदा लगा हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी क्लास चाहिए तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए वो क्लास रेडी करेंगे। थैंक यू सो मच।